नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर जताया शोक। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के बाली चौकी में आयोजित रेशम कीट पालन कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, प्रदेश सरकार रेशम कीट पालन से जुड़े लोगों के हितों के लिए है प्रतिबद्ध। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग द्वारा महिला कांग्रेस के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। शिमला के साथ लगती रझाना पंचायत के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। लोगों का कहना, सरकार और जिला प्रशासन नहीं ले रहे कोई सुध। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा रोटरी टाउन हॉल में साहित्य संवाद एवं कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बाली चौकी में आयोजित रेशम कीट पालन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने रेशम कीट पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग विभाग के रेशम अनुभाग ने इस रेशम कीट पालन कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन से रेशम कीट पालन किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के रेशम उद्योग विकास के लिए आरंभ विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे निश्चित तौर पर रेशम कीट पालक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली चौकी केंद्र के तहत रेशम बुनाई के बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस केंद्र के माध्यम से कीट पालन प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में बाली चौकी में 30 महिला बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिन्हें 300 रुपए प्रतिदिन प्रति महिला की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र के भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बागा चनोगी, ढीम काटरू, सरोवा में रेशम केंद्र की स्थापना के लिए 160 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार सामान्य श्रेणी के परिवारों को रेशम पालन के लिए इस वर्ष 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें से 52 लाख रुपए की राशि केवल सिराज क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के किसानों को रेशम कीट पालन भवन निर्माण एवं कार्य के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लुप्त हुई ओक टसर रेशम योजना को आरंभ करने के लिए प्रयासरत है। 200 किसानों को क्लस्टर तथा गाड़ा गुशैनी में ओक टसर बीज उत्पादन केंद्र के लिए 25-25 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने रेशम कीट पालक टूल किट के लिए भी 4 किसानों को 40-40 हजार रुपए के चेक प्रदान किए और इस योजना के तहत भी प्रदेश में 200 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गृह अनुदान योजना के तहत 9 लोगों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की दर से प्रति व्यक्ति 75,000 रुपए की पहली किश्त के रूप में प्रदान किए। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 45 सिलाई मशीनें भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने बाहरी राज्य में फंसे 2.5 लाख लोगों को रेल व बस सुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी प्रदेश वापसी सुनिश्चित की। कोरोना संक्रमित रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी अथक प्रयास किए गए। 30 महिला बुनकर जो है 2 माह का प्रशिक्षण शिविर शुरू जो किया है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्हें प्रोत्साहित होकर के उसमें आगे बढ़कर के काम करने के लिए जो है जिस प्रकार से काम किया है वो सब बधाई के पात्र है। कल्चर के सभी भाई बहनों को जो उसके सारे इसके साथ जुड़े हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए। सेरिकल्चर की यहाँ पर आज बात हो रही थी। यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई कि 14,440 परिवार जो है वो रेशम के कीट पालन के इस कार्य से जुड़े हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कुछ परिवार जो है जिनकी सालाना आय इसी के माध्यम से, काम छोटा सा, लेकिन इस प्रकार से
हम देख रहे हैं प्रदेश में एक आय का, एक स्वरोजगार का एक जो है बहुत बड़ा जरिया है। घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ 83 लाख की लागत से जो है हम विशेष तौर से हमारा ये जो सेरिकल्चर का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं, उनको रोजगार देने की दृष्टि से उसमें खर्च करने के लिए जो हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और अगर बाली चौकी की बात करें, बाली चौकी में ही हमारे यहाँ पर 4,94,000 यानी कि 5 करोड़ की लागत से 5 करोड़ की लागत से हमारा रेशम का जो है, जो यहाँ पर जो है एक सेंटर बन रहा है, इनोवेशन सेंटर जो बन रहा है, और मुझे लगता है कि वो उसका काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो सेंटर बन करके एक बहुत ऐसा एक मॉडल, एक हमारा एक स्थान बनेगा जहां से रेशम के लिए सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उसकी एक भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कल्हनी के निकट शनिवार शाम पंडो भाखली कल्हनी मार्ग पर हुए सड़क हादसे के पीड़ितों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। बता दें, इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई अन्य घायल हुए। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की व मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद जोनल अस्पताल मंडी पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि घायलों को आईजीएमसी शिमला या पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता हुई तो उन्हें शीघ्र ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। घटना हमारे क्षेत्र में घटित हुई कल्हनी के नजदीक जैसा एक स्थान है, कसौड़ के कल्हनी और कसौड़ के बीच में, और उसमें 4 लोगों की एक ही गांव से, आज गांव से जो है वो उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। बाकी काफ़ी लोग घायल हैं। घायलों की संख्या 10 जो है वो यहाँ एडमिट हैं। एक शिमला के लिए आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है। मैं भी उनका हालचाल देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं, वो स्टेबल लग रहे हैं डॉक्टर के अनुसार, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन 4 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है वो एक बहुत बड़ा एक वो सदमा उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। कल जैसे ही रात को हमको इस बात की सूचना मिली, तुरंत मैं डिप्टी कमिश्नर से बात की और अधिकारियों से बात करने के बाद सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रात को तुरंत निकल गए। स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने भी एकदम मुस्तैदी के साथ जहाँ जो उपचार करने की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो तुरंत की हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए उनके लिए मदद के रूप में उनके परिवार के लिए देंगे, और उसके अतिरिक्त जो घायल है उनके उपचार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें उनके लिए मदद करने की दृष्टि से होंगी वो भी सारी चीज़ों को लेकर के जो है प्रशासन करें। राजधानी शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को कांग्रेस की विचारधारा व राष्ट्र निर्माण में पार्टी के योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवाया गया। बता दें, इस शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेंद्र जोशी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर इस तरह के सम्मेलन आयोजित करवाने चाहिए। शिमला स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस महिलाएं उपस्थित रही। इस दौरान महिलाओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाया गया। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राज्य स्तरीय आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को कांग्रेस की विचारधारा व कांग्रेस नेताओं द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके मद्देनजर वे आने वाले
वाले समय में जिला व बूथ स्तर पर भी इस तरह के शिविर आयोजित करवाएंगे। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई पर जैनब ने कहा कि वे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों व बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। कहा कि आज भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण कोई भी खुश नहीं है और आज हर वर्ग के लोगों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा लोगों के विकास की नहीं बल्कि बांटो व राज करो तक रह गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इन प्रशिक्षण शिविरों में हम लोग कांग्रेस की क्या विचारधारा रही है और कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को बनाने में क्या योगदान दिया है और किस तरह से इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जेलों में रहते हुए इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़रूरी है और इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर अभी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रखा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के प्रशिक्षण शिविर ज़िला स्तर पर और बूथ लेवल पे भी हम लोग इसको करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के समन्वयक हरिकृष्ण हिमराल ने बताया कि महिला कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेंद्र जोशी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। वह महिलाओं को कांग्रेस विचारधारा के प्रचार प्रसार करने और चुनावी टिप्स दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया को किस तरह से प्रयोग करना है इस बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज है, तो उसी कड़ी में आज हमने महिला कांग्रेस जो हमारा एक अहम अंग है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैनम चंदेल जी जो हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन किया कि एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहीं राजीव भवन में आयोजित किया जाए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो आगामी समय में भी चलती रहेगी। इस शिविर के माध्यम से हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को डिसिप्लिन सिखाना है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के विषय में पूर्ण ज्ञान देना है और किस प्रकार भाजपा के झूठ का वो जवाब देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्यथा जितने भी और प्लेटफॉर्म है वो कैसे करना है, ये भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच निजी स्कूलों की फीस प्रवेश प्रक्रिया व पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कानून बनाने, रेगुलेशन कमीशन गठित करने, ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेस सहित सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर 5 मार्च को शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा, जिसमें प्रदेश भर से अभिभावक जुड़ेंगे। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उन्होंने वर्तमान बजट सत्र में निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कानून न लाया तो निर्णायक आंदोलन होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह 10 नवंबर व 8 दिसंबर 2020 की छात्र व अभिभावक विरोधी अधिसूचना को तुरंत रद्द करे व निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चार्जेस पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करे। छात्र अभिभावक मंच ने ये फैसला किया है कि 5 मार्च को पूरे प्रदेश भर के अभिभावकों को लामबंद करते हुए शिमला में विधानसभा सत्र में घेराव किया जाएगा और सैकड़ों अभिभावक पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे होंगे और निजी स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, लूट चल रही है, भारी फीसें हैं, निजी स्कूलों के संदर्भ में जो अभी तक भी कानून नहीं बन पाया, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित नहीं हो पाया, निजी स्कूल जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के अंदर जो 6 लाख से ज़्यादा बच्चे इन निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके 10 लाख से ज़्यादा जो अभिभावक हैं, इन 16 लाख लोगों को गाहे बगाहे मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। कोरोना काल में भी ट्यूशन फीस के अलावा जो एनुअल चार्जेस सहित जो सभी तरह के चार्जेस हैं, उनकी वसूली भी लगातार इन स्कूलों ने की और स्कूलों ने लगातार अपनी मनमानी दिखाई। तो मंच ने ये फैसला किया है कि विधानसभा के सत्र में पूरे प्रदेश भर के अभिभावकों को लामबंद करते हुए शिमला में विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग यही है सरकार से कि जिस तरीके से सरकार अखबारी बयान जारी कर रही है और ये कह रही है कि हम एक कानून लाएंगे, लेकिन जो हमारी जानकारी है 1997 के ही कानून में थोड़ा बहुत फेरबदल जो ये सरकार करना चाहती है और निजी स्कूलों के सहारे ही फीस के मुद्दे को छोड़ना चाहती है, उसमें पीटीए की भूमिका को सुनिश्चित करना चाहती है। हम कहना ये चाहते हैं 99% स्कूलों में पीटीए बनती नहीं है, डमी पीटीए होती है, मैनेजमेंट के द्वारा पोषित पीटीए होती है, इसलिए उस पीटीए का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सरकार को खुद एक कोई पूरा एक नियम बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा और उसमें जनरल हाउस जो है यानी अभिभावक जो पूरे के पूरे हैं
उस स्कूल के अंदर उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा और एक कानून जो है लाना पड़ेगा। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लेकर पहले ही रेगुलेटरी कमीशन 10 साल पहले बन चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई नियम नहीं बनता है। पुरानी पेंशन बहाली एवं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 में जारी की गई अधिसूचना को लागू करने की मांग को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आगामी 1 मार्च को प्रदेश स्तरीय पेंशन व्रत का आयोजन करने जा रहा है। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर बुलाए गए इस पेंशन व्रत को सफल बनाने के लिए महासंघ की जिला शिमला की कार्यकारिणी की बैठक शिमला स्थित निगम विहार में आयोजित की गई। इस बैठक में शिमला जिला के अंतर्गत आने वाले 10 विकास खंडों के प्रधान व कार्यकारिणी ने भाग लिया। बैठक की जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव नारायण सिंह हिमराल ने बताया कि इस बैठक में महासंघ की लंबित पड़ी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए 1 मार्च को पेंशन व्रत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सफल आयोजन के लिए रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि महासंघ पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी की गई अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहा है, जिसके तहत ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी की मृत्यु होने या ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी के अक्षम होने की सूरत में प्रभावित के परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में कर्मचारियों के हितों में लिए गए फैसले के लिए जयराम सरकार का आभार भी जताया। इससे पहले हमने गूगल मीट के माध्यम से बहुत सारी बैठकें की है, तो इसमें हमारा आज का जो एजेंडा रहेगा, हमने एक यहाँ 1 मार्च से पेंशन व्रत के संबंधित एक थोड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा है। एनपीएससी की टीम ने जो राज्य कार्यकारिणी से एक के आह्वान पे हमने इसका कार्यक्रम रखा है, तो उसके संदर्भ में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हमने जितने भी हमारे 10 ब्लॉक्स है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, तो हमने हर ब्लॉक के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी कार्यकारिणी को आज यहाँ पे इनवाइट किया और उनसे हम राय मशवरा लेके हम इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आगे जो भी हमारा मतलब 1 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा उसके संदर्भ में हमने आज बैठक रखी है। बाकी हमारा सरकार से यह भी था आज आग्रह कि भाई जो हमारी 2009 की डेथ एंड डिसेबिलिटी, मान लो अगर कोई कर्मचारी सरकारी सेवा में रहते हुए उसकी डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है, तो केंद्र की अधिसूचना 2009 में प्रावधान है कि भाई उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। तो हम उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे कि भाई उसको भी हम सरकार से आपके माध्यम से विनम्र आग्रह करेंगे कि वो लागू की जाए, ताकि हमारे जो भी दिन प्रतिदिन कर्मचारी मतलब हमारे से बेचारे बिछड़ते जा रहे हैं उनको ये लाभ मिले। मातृभाषा दिवस पर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा रोटरी टाउन हॉल में साहित्य संवाद एवं कवि सम्मेलन का आयोजन शिखर सम्मान प्राप्त लेखक सुदर्शन विशिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहाड़ी कवि देवराज संसालवी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें हिमाचली कविता और छोड़िए शराब का विमोचन किया गया। इस अवसर पर अकादमी के सचिव करम सिंह ठाकुर ने कहा कि अकादमी साहित्य, संस्कृति, भाषा और कला के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर शिमला के स्थानीय कविजनों ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करते हुए वर्तमान सामाजिक विसंगतियों, विषमताओं और कोरोना महामारी से संत्रस्त मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी कविताओं का विषय बनाया। इस अवसर पर अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने कहा कि हिमाचल अकादमी द्वारा पहाड़ी और साहित्य की स्थायी समिति का गठन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अकादमी मई 2020 से हर रोजाना 1 घंटे का साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कर रही है और यह कारवां अभी भी निरंतर गतिशील है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी के संरक्षण के लिए एनआईटी हमीरपुर के साथ सहयोग करते हुए कंप्यूटराइज्ड अनुवाद के लिए कांगड़ी से हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए डिवाइस भी तैयार किया जा रहा है और इसी तरह प्रदेश की अन्य बोलियों पर भी डिवाइस तैयार करके अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। साहित्य कला संवाद हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा कोरोना महामारी के समय जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मई से हर रोज़ 1 घंटे का कार्यक्रम लाइव प्रसारित कर रहे हैं और मार्च में इस कार्यक्रम के लगभग 300 एपिसोड पूरा होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के और देश के विभिन्न भागों से साहित्यकार कलाकार अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं और साहित्य और कला के संबंध में परिचर्चाएं, परिसंवाद भी आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ विभिन्न स्मृति दिवसों पर भी आयोजन किए जाते हैं और अब जब हम लॉकडाउन से कार्यक्रमों की ओर धीरे धीरे से निकल रहे हैं तो ये उसके बाद पहला शिमला में कार्यक्रम है जब अकादमी की ओर से साहित्य कला
संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में श्री सुदर्शन वशिष्ठ, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर और डॉक्टर अनुराज विजय वर्गीय द्वारा मातृभाषा के संबंध में विचार व्यक्त किए गए और सभी वक्ताओं ने अपने विचारों में ये व्यक्त किया कि मातृभाषा के प्रति सभी का सम्मान रहना चाहिए। मातृभाषा में लिखने का, पढ़ने का हमारा कार्यक्रम, हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से मातृभाषा जो हमारी माँ बोली है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसका पूर्ण सम्मान होना चाहिए और साहित्य सृजन भी मातृभाषा में अवश्य होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे कवियों ने काव्य पाठ भी किया, अपनी रचनाओं को सबके साथ साझा किया। एक तरफ हिमाचल सरकार का कहना है कि वह प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के विकास के लिए प्रयासरत है, लेकिन कई पंचायतें ऐसी हैं जहां लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक ऐसी ही पंचायत है रजझाड़ा। राजधानी शिमला के साथ लगती इस पंचायत के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा और पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं की बाट चो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी शिमला के साथ लगती रंछाना पंचायत के लोग इन दिनों मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। रोड हमारे काफी खराब है और यहाँ से आना जाना बड़ी मुश्किल जाता है। गाड़ी के तो ऐसे भी यहाँ चल नहीं सकती जी, गाड़ी का बुरा हाल है। बच्चे स्कूल जाते हुए पैदल, कभी एम्बुलेंस बुलाने हो तो वो नहीं यहाँ आ सकती है। बड़ा खराब रोड है और रोड की हमारे को बड़ी सख्त ज़रूरत है जी। रोड हमारे को चाहिए। इसकी रिपेयर आज तक नहीं हुई। इतने 5 साल हो गए रोड बने हुए पर कभी इसकी रिपेयर नहीं हुई। शिमला शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर रंछाना पंचायत में अगर हम यहाँ सड़क की हालत देखें तो यहाँ सिर्फ आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी पंचायत को जोड़ने वाली यह सड़क अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। इसमें पूरे में खड्डे बड़े हुए जिसमें, और हमारे को चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होती जी। ना हमारे लिए कोई बस लगती जी, ना कोई टैक्सी लगती सर। बुरे हाल है जी हमारे तो। जब स्थानीय लोगों से इस बाबत बात की गई तो उनका कहना था कि बेहतर सड़क सुविधा होने के अभाव में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वह पिछले कई वर्षों से सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस सड़क की खस्ता हालत को दुरुस्त किया जाए, लेकिन उनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि सुबह गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अभी भी आप ये हाल देखते हैं इन रोडों का, गड्ढों का। और डिपार्टमेंट को कई बार अवगत करवाया इन चीज़ों से, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर इसका मैं चाहता हूँ कि भाई प्रशासन तक ये बात पहुँचे। और ये जो 3 साल पहले हुआ था यहाँ पक्का रोड, लेकिन उसके बाद कोई भी मतलब मेंटेनेंस नहीं हुई इस रोड की ना जी। ये तो थी रंछाना पंचायत की सड़क की हालत की जमीनी हकीकत, लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ स्थानीय लोगों के समक्ष अभी एक और विकराल समस्या है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 4-5 सालों से वह पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान निकालने वाला कोई भी नहीं है। जैसे ही यहाँ पे ना कोई 5 साल हो गए, 5 साल में इधर बोला भी 14 लाख रुपए आया हुआ, वो भी कोई पता नहीं है उसका भी 14 लाख का कहाँ पे। और कच्चे बुरे हाल है इसके। छोटी बस लगना चाहिए, बस में थोड़ा पानी सड़क का होना चाहिए, इसका बाकी पानी का भी होना चाहिए। हमारे सबसे ज़्यादा है पानी की प्रॉब्लम है, जो हमारे बिल्कुल नहीं है पानी, सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। और रास्ते की देखो आप, यहाँ से सब हमारे को रास्ते की सबसे ज़्यादा समस्या है सर। और यहाँ पौड़ी देखो आप, चलने लायक भी हमारे ना कोई रोड की इतनी बुरे हाल है जो एम्बुलेंस तक नहीं आती हमारे पास।
लोगों ने बताया कि उन्हें पानी लाने में काफी दूर बावड़ी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर पर 5-6 दिन के बाद पानी आता है, जिससे उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी हमारे को बिल्कुल नहीं मिलता, और जगह जाए हम वहाँ भी लोगों को वो नहीं भरने देते हमारे को। एक बात वो पर है, हमारा पानी नाले के ऊपर बड़ी दूर है। सवेरे हमने 4 बजे से गए हुए थे हम पानी को, तब लाए हुए पानी टांगों से चले नहीं जाता। हमारे दर्द है जी टांगों में भी, ये भगवान देख रहा है जी, हम झूठ बोल लेंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ बावड़ी है, 1-2-3 किलोमीटर आगे वहाँ से पानी लाते हैं। वहाँ पानी खत्म हो गया तो पानी का क्या करेंगे हम लोग। गांव की स्थिति बड़ी खराब है, पीने का पानी नहीं होता है, नहाने को पानी नहीं होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे रहते हैं और बड़ी समस्या है पानी की। पानी नहीं आता जी, पानी की समस्या हमारे को बड़ी बुरी है। पानी नहीं आता हमारे पास, 5-5, 6-6 दिन से आता, कभी बनता भी नहीं है पानी, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने पर उपलब्धि का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगती रंझाना पंचायत के अंतर्गत आने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं की तरफ नजर डालें तो सरकार के झूठे दावों की पोल खुलती साफ देखी जा सकती है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन रंझाना पंचायत के अंतर्गत आने वाले इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक निकालते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।